गुड आफ्टरनून। आज हम लोग न्यू एक्ट पढ़ने चलते हैं, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ठीक है, इसका जो एनफोर्समेंट है 1 अप्रैल 2003 से है और जो प्रेसिडेंट की एसेंट है 25 फरवरी 2003 से है। ठीक है, इस एक्ट में लिखा हो प्रेसिडेंट की एसेंट। ठीक है, आप लोग में हो सकता हो गवर्नर या जो भी लिखा हो, चेक कर लीजिएगा एक बार। टोटल सेक्शन है 32, चैप्टर टोटल है 7 और 4 शेड्यूल पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए सेक्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, एक्ट नंबर 1 है 2003 का। ठीक है, एनफोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 2003 है। ठीक है, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 बोलता है कि इस एक्ट को क्या बोलेंगे, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ठीक है, सब सेक्शन 2 इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सबसेक्शन 2, इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टांस टू such of the municipal areas which are comprising the district headquarters in the state and later on to such of the other municipal areas as the state government may by notification of the official gazette specify from time to time। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, पहली बार। ठीक है, जब भी एक्ट आएगा जिस दिन से, पहली बार फर्स्ट इंस्टांस कहाँ पर लागू होगा, म्युनिसिपल एरियाज, ऐसे म्युनिसिपल एरियाज पर लगेगा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हैं। ठीक है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनके म्युनिसिपल एरियाज में फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट इंस्टांस में ही लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन जैसा भी ऑफिशियल गैजेट में डिफाइन किया जाएगा उस हिसाब से अदर म्युनिसिपल एरियाज में लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम लगेगा म्युनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के म्युनिसिपल एरिया में सबसे पहले लगेगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसेक्शन 3 बोलता है इट शैल कम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2003, ध्यान रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है सबसेक्शन सेक्शन 2, डेफिनेशंस। इसमें क्लॉज ए जो है एमिनिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज ए एमिनिटीज इंक्लूड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, passages, staircase, natural light, lavatories, lifts, conservancy, sanitary services, telephone services, TV cable services और the like। ठीक है, क्लॉज ये क्या बोलता है, एमिनिटीज सुविधाएं, सुख सुविधाएं इंक्लूड होंगी किस तरह की, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी नॉर्मली एक इंसान को चाहिए होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और द लाइक, इसके इसी तरीके की और भी सर्विसेज हैं वो भी इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, क्लॉज बी एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्लॉज बी में है, लेकिन वैसे सेक्शन 19 है इसका, सेक्शन 19 में इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो है हमारा, ठीक है, क्लॉज सी, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है, लैंडलॉर्ड का मतलब ये नहीं जो उस मकान का मालिक होगा उसी को लैंडलॉर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको फिर समझते हैं। Clause landlord means any person who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises, यानी जो प्रीमाइस है जिसको टीनेंसी पर दिया गया है, टीनेंट को टीनेंसी पर दिया जाएगा। ठीक है, उस प्रीमाइसेस का, यानी कोई भी प्रीमाइसेस, उसका जो रेंट रिसीव करना, मतलब जिसका काम है, हु फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए हो सकता हो कोई रिसीव कर रहा हो रेंट। ठीक है, और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, या जो एंटाइटल्ड हो रिसीव उस रेंट के लिए, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट। देखिए, यानी एजेंट भी लैंडलॉर्ड की तरह काम परिभाषा में आएगा कब, जब वो फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट। ठीक है, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person or who would so receive or be entitled to receive the rent if the premises were let to a tenant। ठीक है, क्या बात बोल रहा है, सीधी सी बात बोल रहा है, टाइम बीइंग जो भी एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये प्रेमाइजेस जिसने रेंट पर दिया है, जिसके पास टाइटल है वो भी। ठीक है, या फिर कोई एजेंट हो, ट्रस्टी हो, गार्जियन हो। ठीक है, जैसे ए ने अपनी बिल्डिंग है जिसका वो मालिक है, वो किराए पर उठाने के लिए अपने भाई से कहता है
कि भाई क्या कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी ये बिल्डिंग है जिसको किराए पे दे देना, हो सकता है वो गार्जियन की तरह काम कर रहा है, तो वो भी एंटाइटल्ड होगा, किसके लिए, रेंट के लिए होगा, और वो भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। और हु वुड सो रिसीव और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ द प्रीमाइजेज वर लेट टू अ टीनेंट, ठीक है, नॉर्मल सी वही बात बोल रहा है। क्लॉज डी, लीज, लीज के बारे में बोल रहा है, लीज क्या होता है, ठीक है। लीज मीन्स लीज एज डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ लीज दी हुई है, 105 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो वहाँ डेफिनेशन है लीज की वही सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी, ठीक है। म्यूनिसिपल एरिया पढ़ना नहीं, क्लॉज एफ, प्रीमाइजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीमाइजेस का मतलब क्या होता है, मतलब बिल्डिंग एक तरीके से, ठीक है, प्रेमाइजेस है जिसको रेंट पे देना है, ठीक है, जिस पे ये एक्ट लग रहा है। प्रेमाइजेस क्या होगा, क्लॉज ये बोलते हैं एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। प्रेमाइजेस यानी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो लैंड यूज़ करी जा रही है वो प्रेमाइजेस नहीं होगी, ठीक है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अदर देन अ फार्म बिल्डिंग let or intended to be let for use as a residence or for commercial use or for any other purposes। ऐसी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का कोई पार्ट, ठीक है, लेकिन अदर देन अ फार्म बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग नहीं जहाँ पे कोई किसी तरह का फार्म खुला हो, उसे छोड़कर, ठीक है। लेट और इंटेंडेड टू बी लेट फॉर यूज एज अ रेजिडेंस, या तो रेजिडेंस के लिए उस बिल्डिंग का यूज़ किया जाए या कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए, और फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूडिंग क्या होगा, फर्स्ट द गार्डन्स, ग्राउंड्स, गोडाउंस, गैरेजेस एंड आउट हाउस इफ एनी अपॉर्टिनेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसी का एक गार्डन है, ठीक है, वो भी पार्ट है उस बिल्डिंग का, ग्राउंड है, किसी तरह का गोडाउन बना हुआ उस बिल्डिंग में, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए अगर कोई बिल्डिंग ली गई है तो उसमें गोडाउंस होंगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, प्रेमाइजेस बोला जाएगा, ठीक है। क्लॉज टू क्या बोल रहा है, एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट, किसी बिल्डिंग में बहुत सारा फर्नीचर है, कुर्सी है, सोफ़ा है, वो भी क्या बोला जाएगा, प्रीमाइजेस की डिफिनीशन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। क्लॉज थ्री क्या बोल रहा है, एनी फिटिंग्स अफिक्स टू एंड एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन सच बिल्डिंग और पार्ट फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ, ठीक, किसी तरह की फिटिंग्स हो, ठीक है, या किसी तरह की एमिनिटीज़ हो, ठीक है, वो भी क्या होगा, बिल्डिंग का ही पार्ट होगा और वो भी प्रेमाइजेस माना जाएगा, ठीक है। क्लॉज फोर क्या बोला, एनी लैंड अपॉर्टिनेंट टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट, किसी बिल्डिंग या किस कोई भी अपॉर्टिनेंट लैंड हो, ठीक, कोई भी जुड़ी हुई लैंड हो, ठीक है, वो अगर उस बिल्डिंग का पार्ट है या उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है तो माना जाएगा वो भी प्रेमाइजेस है, ठीक है। अब क्या इंक्लूड नहीं कर रहा, बट डज नॉट इंक्लूड अ रूम और अदर एकोमोडेशन इन अ होटल, होटल्स में जो भी रूम है, एकोमोडेशन, उनको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, होटल होगा, धर्मशाला, इन, सराय, लॉजिंग हाउस, होर्डिंग हाउस और हॉस्टल, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रेमाइजेस में नहीं कंसीडर करी जाएंगी इस एक्ट के तहत, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं होगी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेमाइजेस लेट आउट टू द टीनेंट, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, लैंडलॉर्ड और टीनेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो रूफ टॉप है यानी छत, छत उस प्रेमाइजेस में आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन दी फिर से दी, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट to the country the top of the roof shall not form part of the premises let out to a tenant, किसी तरह की जानकारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया ही नहीं है, तो जो छत होगी वो प्रेमाइजेस में नहीं आएगी टीनेंट के, ठीक है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो छत भी यूज़ कर सकता है तब टीनेंट जो है वो प्रेमाइजेस, उस प्रेमाइजेस को यूज़ कर सकता है और वो इस डेफिनेशन में आएगा, क्लॉज एफ की डेफिनेशन में, ठीक है। क्लॉज एफ ए, रेंट अथॉरिटी मीन्स ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। रेंट अथॉरिटी मतलब इसमें तीन तरह की चीज़ें हैं, मतलब एक तो रेंट अथॉरिटी जो छोटे मोटे काम निपटाएगी, ठीक है, फिर रेंट ट्रिब्यूनल होगा,
फिर एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, रेंट अथॉरिटी एक तरीके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल और एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल एक तरीके से जो इश्यूज़ हैं उनको मतलब जो एक तरीके से जुडिशल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो रेंट क्लॉज जी बोलता है रेंट ट्रिब्यूनल कौन से सेक्शन में, सेक्शन 13 में है। क्लॉज है सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिए क्लॉज, इसका मतलब मीन्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स और मोर, यानी 65 साल के ऊपर वाले लोग क्या होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे इस एक्ट के तहत। ठीक है, क्लॉज आई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए टीनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लॉज सी में हम लोगों ने लैंडलॉर्ड पढ़ा था, क्लॉज आई है टीनेंट। टीनेंट का मतलब क्या है, क्लॉज वन, द person by whom or on whose account or behalf rent is or but for a contract express or implied would be payable for any premises to his landlord, including the person who is continuing in its possession after the termination of his tenancy otherwise than by an order of decree for eviction passed under the provisions of this act। क्लॉज वन क्या बोल रहा है क्लॉज आई का, कि नॉर्मल सी बात है, जिसने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्र जिसने रेंट पे लिया हो वो टीनेंट कहलाएगा, या जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। ठीक है, और जो जो पेमेंट करता है किस चीज़ का, रेंट का, किस चीज़ के लिए, वो प्रेमाइजेज यूज़ कर रहा है, किसको करता है, लैंडलॉर्ड को। ठीक है, और ये भी इंक्लूड करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, कि टर्मिनेट हो गई थी टीनेंसी लेकिन तब भी वो टीनेंट रह रहा है, वो भी टीनेंट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 11 महीने का, कि ये ए ने बोला कि अच्छा ये मैं अपनी बिल्डिंग जो है तुम्हें टीनेंट के रूप में देता हूँ, ठीक है, किराए पर देता हूँ, तो बी ने 11 महीने के लिए ली, लेकिन 11 महीने बाद तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई टीनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन वो 12वें महीने भी रह रहा है, वो रहता जा रहा है। ठीक है, तब भी वो टीनेंट ही माना जाएगा, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ इस टीनेंसी। ठीक है, अदरवाइज देन बाय एन ऑर्डर ऑफ डिक्री ऑफ फॉर एविक्शन पास अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अगर एविक्शन की डिक्री उसको मिल गई है कोर्ट के द्वारा तब नहीं माना जाएगा टीनेंट। ठीक है, क्लॉज 2 में क्या बोलते हैं, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन रिफर्ड इन सब क्लॉज 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी की डेथ भी हो जाती है जिसने लिया है हुआ है, ठीक है, तो भी क्या कहते हैं उसके जो बिहाफ पे जो रेंट पे करेगा वो भी टीनेंट माना जाएगा। ठीक है, क्लॉज ए, इन केस ऑफ प्रीमाइसेस लेट ऑफ फॉर रेजिडेंशियल पर्पस सर्वाइविंग स्पाउस, यानी वही जो जिसने रेंट पे लिया था उसकी डेथ हो जाती तो उसके बाद कौन पे करेगा, उसका स्पाउस होगा या उसका सन डॉटर, वही चीज़ क्लॉज ए में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है क्लॉज ए ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, मीन्स एन एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल इफ अ रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी, यानी क्लॉज में बोला ट्रिब्यूनल क्या हो सकता है, एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है या रेंट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 बताता है कि ये जो एक्ट है, ठीक है, कौन कौन से प्रीमाइजेस पे नहीं लगेगा, मतलब इस एक्ट लगेगा, लेकिन चैप्टर 2 और 3 किन किन प्रीमाइजेस पे नहीं लगेंगे। ठीक है, एज ए टीनेंसी के रूप में। ठीक है, तो 1 से लेकर के 3 तक तो डिलीट हो चुका है 2017 के अमेंडमेंट से। इसमें जो पहला बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, सेक्शन 3 क्या बोला, चैप्टर 2 एंड 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइजेस टीनेंसी। चैप्टर 2 हमारा क्या बताता है, रिवीजन ऑफ रेंट से रिलेटेड है, और चैप्टर 3 हमारा किस चीज़ को बताता है, टीनेंसी के। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा रिवीजन ऑफ रेंट है, ठीक है, और चैप्टर 3 हमारा क्या है, टेनेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो दोनों ही चैप्टर किस पे नहीं लागू होंगे, ये इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये जो बिल्डिंग्स हैं अगर उनको उन प्रीमाइजेस को टेनेंसी पे उठाया जाएगा तो ये एक्ट के चैप्टर 2 और 3 नहीं लगेंगे। ठीक है, to any premises belonging to or let out by the central government or the state government या central government से belonging जो भी premises होंगी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी premises होंगी या उन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में
ऐसी बिल्डिंग्स जो उनकी अपनी उनको लेट आउट कर दिया तो उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। से इसमें इसमें क्या बोलता है, प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट। राजस्थान एक्ट के अंतर्गत या किसी सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया है, ठीक है, अगर उससे किसी तरह की प्रीमाइसेस बिलोंग करे या लेट आउट करी गई उसे, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। क्लॉज 6 क्या बोल रहा है, एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी से बिलोंगिंग कोई प्रीमाइसेस उस पर भी नहीं लगेगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट विच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेज और कंट्रोल किया जाता है इस डिपार्टमेंट देवस्थान डिपार्टमेंट में जो प्रीमाइसेस हैं उन पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। और टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ की प्रॉपर्टी पे भी नहीं लगेगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक है। प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू सच रिलीजियस चैरिटेबल और एजुकेशनल ट्रस्ट और क्लास ऑफ सच ट्रस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की ऑफिशियल गैजेट में कुछ प्रीमाइसेस को एक्सक्लूड किया है, जो मतलब बताया है, जो रिलीजियस चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट से रिलेटेड है, उन प्रीमाइसेस पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। 9th में क्या बता रहा है, यूनिवर्सिटी में कोई वेस्ट है किसी तरह की प्रीमाइसेस, ठीक है, फॉर एनी टाइम भी, ठीक है, तो उन पे भी नहीं लगेगा। 10th में क्लॉज 10 में क्या बोला, एनी प्रीमाइसेस लेट टू बैंक को किसी तरह की प्रीमाइसेस दी गई हैं उन पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट, और मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर कोई किसी तरह के प्रीमाइज दे रखा गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर, ये ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा की जो शेयर कैपिटल की जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, अगर उनको किसी तरह का प्रीमाइजेस लेट आउट किया गया तो उन पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शंस बता रहा है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्या क्या बैंक में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये सारे एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ठीक है। बैंक में क्या क्या आता है, मतलब क्लॉज 10 के हिसाब से बैंक से रिलेटेड, तो इसमें कौन कौन सी बैंक है वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्लॉज 11 क्या बोल रहा है, क्लॉज 11 बोल रहा है टू एन प्रीमाइसेस लेट आउट टू अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री का कोई सिटीजन है, अगर उसको किसी तरह की प्रीमाइसेस लेट आउट करी गई हैं तो उस पर भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं लगता है, ठीक है। किसी एम्बेसी को दी गई हो, ठीक है भाई, पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ है इंडिया में, ठीक है, तो उस पर भी ये रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं लगेगा। हाई कमीशंस, ठीक है, अदर होली फॉरेन स्टेट और सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन सभी जो सेक्शन 3 में है आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, इन सभी ये सारे एक्सेप्शंस है किसके, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के, ठीक है, इन पे नहीं लगेगा। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, रेंट टू बी एज एग्रीड, ठीक है। सेक्शन 4 बोलता है, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 बोलता है रेंट कितना होगा, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा, ठीक है। द रेंट पेबल फॉर एनी प्रीमाइसेस शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टीनेंट, मतलब लैंडलॉर्ड और टीनेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज़ पे एग्री हो जाएंगे वो रेंट माना जाएगा, ठीक है। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड the charges payable for amenities which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly, मतलब जैसे किसी टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से कोई बिल्डिंग प्रीमाइजेस रेंट पे लिया, ठीक है, अब उसका रेंट कितना दिया जाएगा वो उन दोनों के बीच में एग्री हो गया, लेकिन अब उस बिल्डिंग का अगर बिजली का बिल होगा, ठीक है, तो वो रेंट में इंक्लूड नहीं होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। It shall not include the charges payable for amenities which may be agreed upon separately, ठीक है, मतलब जो बिजली का बिल है वो अलग से माना जाएगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, एंड शैल बी पेबल अकॉर्डिंगली, ठीक है, सिर्फ रेंट माना जाएगा, एमिनिटीज होगी वो रेंट का पार्ट नहीं होगा, ये बोल रहा है।
सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, पेमेंट एंड रेमिटेंसेज ऑफ रेंट बाय टीनेंट। पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टीनेंट, टीनेंट पेमेंट कैसे करेगा, सारी चीज उसके बारे में बोला है। ठीक है। सबसेक्शन 1, अनलेस एग्रीड अदरवाइज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज। ठीक है, मतलब जैसा एग्री होगा यानी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिटवीन लैंडलॉर्ड और टीनेंट, कॉन्ट्रैक्ट में जैसा एग्री करेंगे उस हिसाब से, वरना ठीक है अदरवाइज एवरी टीनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो जो टीनेंट है वो पैसा कब देगा, नेक्स्ट मंथ 15th में। ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब अगर ये समझिए कि 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ, जनवरी में 1 जनवरी को वो आया है। ठीक है, 1 जनवरी को वो रहने लगा है। ठीक है, तो वो उस महीने का किराया कब देगा, फरवरी का किराया कब दे देगा, एक तरीके से वो जनवरी में दे देगा। ठीक है, 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। ठीक है, 15 डे मतलब जनवरी का रेंट कब दे देगा, फरवरी की 15 तारीख तक दे देगा, ये बोल रहा है। 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ, जनवरी में रह रहा है तो फरवरी की 15 तारीख से पहले तक वो रेंट दे देगा जनवरी का, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द रेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट पेड ड्यूली साइंड बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ हिज ड्यूटी ऑथराइज एजेंट। ठीक है, जो भी पेमेंट करेगा उसकी एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिए। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, टेनेंट में मेक पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड और इज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब टीनेंट वो अपना रेंट कैसे कैसे दे सकता है, कैश में दे सकता है, चेक में दे सकता है, बैंक ड्राफ्ट दे सकता है। ठीक है, यानी यूपीआई जो भी सब चीज़ें, पेमेंट तो बैंक अकाउंट में भी कर सकता है, रेमिटिंग पोस्टल मनी भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है। सबसेक्शन 1 आप लोग समझ गए थे ना एकदम सही से। ये ध्यान रखिए कि जनवरी में रह रहा है तो फरवरी की 15 तारीख तक जनवरी का किराया दे देगा, बस ये बोल रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 4, लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टीनेंट हिज बैंक अकाउंट। सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड जो है टीनेंट को अपना जो अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है जो उसी सेम म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ पे वो बिल्डिंग है, ठीक है, उसको बता देगा, वो ज़रूरी है। ठीक है, इन द रेंट एग्रीमेंट और बाय नोटिस सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू। किसी भी तरीके से उसको ये नॉलेज होनी चाहिए टीनेंट को लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट नंबर की। ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर कहाँ, उसी म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ पे वो प्रीमाइजेस है। ठीक है, हाँ, चैप्टर 2, रिवीजन ऑफ रेंट। सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 और 7, सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग टेनेंसीज की बात करता है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग टेनेंसीज जो हैं उनके रेंट का रिवीजन कैसे होगा। ठीक है, और सेक्शन 7 जो है हमारा, सेक्शन 7 बताता है कि जो न्यू टीनेंसीज हैं, ठीक है, मतलब आफ्टर क्या कहते हैं 1950 के बाद की जो टीनेंसी यहाँ जो टीनेंसी ये इस एक्ट के आने के बाद जो टीनेंसीज बनी है उनके रेंट का रिवीजन कैसे होगा। ठीक है, वो सेक्शन 7 बताता है। ठीक है, सेक्शन 6 हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 6, रिवीजन ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टीनेंसीज। सबसेक्शन, notwithstanding anything contained in any agreement where the premises have been let out before the commencement of this act, the rent thereof shall be liable to be revised according to the formula indicated below। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कोई भी एग्रीमेंट था, उससे लेना देना नहीं है, कुछ भी हो। ठीक है, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले किसी भी प्रेमाइसेस पे किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में था, उससे लेना देना नहीं है। जो उस टेनेंसी का जो रेंट है उसका रिवीजन इस तरीके से होगा।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया था उससे लेना देना नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। क्लॉज ए क्या बोलते हैं, क्लॉज ए जो बात कर रहा है वो वेयर द प्रीमाइजेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी 1950 इट शैल बी डीम टू हैव बीन लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950। क्या बोल रहा है, जो प्रीमाइजेस 1 जनवरी 1950 से पहले लेट आउट किए गए थे, ठीक है, माना जाएगा कि वो 1 जनवरी 1950 को लेट आउट किए गए, ठीक है। एंड द रेंट पेबल at that time shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years। इस क्लॉज में आपको, इस सेक्शन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी रेंट है उसका इंक्रीजमेंट 5% पर एनम के हिसाब से होगा, और वो 5% पर एनम जो है वो आफ्टर 10 ईयर्स, 10वें साल पे वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, ये क्लॉज ए में जो 1 जनवरी 1950 से पहले की प्रीमाइसेस की बात कर रहा है, ठीक है, वो माने जाएंगे 1 जनवरी 1950 को वो प्रीमाइस लेट आउट किए गए हैं, और उनका जो रेंट रिवीजन होगा, इंक्रीज होगा 5% पर एनम के हिसाब से होगा, और वो 5% पर एनम कब मर्ज हो जाएगा, रेंट मर्ज इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 10वें साल वो चीज़ मर्ज हो जाएगी रेंट में, ठीक है, 5% करते हुए 10वें साल मर्ज होगी। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1951। क्या बोल रहा है, 1 जनवरी से 1 जनवरी को या उसके बाद, 1 जनवरी 1951 को या उसके बाद जो भी क्या कहते हैं प्रीमाइसेस लेट आउट किए वो कैसे उनके रेंट का रिवीजन होगा। Where the premises have been let out on or after 1 January 1951, the rent payable at the time of commencement of the tenancy shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum, ठीक है, एंड द अमाउंट इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। वही चीज़ है, 5% याद रखिएगा, 10 ईयर याद रखिएगा, ठीक है, 10वें साल वो रेंट जो है इंक्रीज वाला वो सब मर्ज हो जाएगा। The amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in the same manner up to the year of commencement of this act, ठीक है। 1 जनवरी 1951 से माना जाएगा 5-5% क्या कहते हैं बढ़ा है, 10वें साल जाके मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही लगातार हर 10 साल बाद होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे इस कमेंसमेंट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जैसे वैसे ही वो भी इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात बोल रहा है। इस क्लॉज ए और बी में बस इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 5% पर एनम और द इंक्रीज रेंट शैल बी मर्ज आफ्टर 10 ईयर्स, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, notwithstanding anything contained in subsection 1 where the period of 10 years for merger of increase of rent under subsection 1 is not completed up to the year of the commencement of this act, the rent at the rate of 5% per annum shall be increased up to the year of the commencement of this act and amounts to increase of rent shall be merged in rent। ये बात इतनी बोल रहा है कि जो सब सेक्शन 1 में दिया है उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। जो 10 साल का मर्जर होगा इंक्रीज ऑफ रेंट में, अगर कंप्लीट नहीं होता है सब सेक्शन 1 के हिसाब से, कब तक, जब तक ये कमेंसमेंट इस एक्ट का हो रहा है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि जो भी नियर अबाउट जो भी डेट आएगी कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, उस कमेंसमेंट वाले दिन तक वो सारा 5% जो पर एनम होगा वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखिए। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। सबसेक्शन 3 बोल रहा है द रेंट अराइव्ड एट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन इन सबसेक्शन 1 and 2 shall after completion of each year from the year of commencement of this act again be liable to be increased and paid at the 5% per annum and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years। Such rent shall further be liable to be increased at the similar rate and merged in a similar manner till the tenancy subsists। जब तक टीनेंसी रहेगी तब तक इसी हिसाब से सब सेक्शन 1 और 2 में दिया हुआ है फॉर्मूला, वो उसी हिसाब से चलता रहेगा, 5% बढ़ेगा, 10वें साल मर्ज हो जाएगा। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, द रेंट रिवाइज एज पर फॉर्मूला गिवन अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 शैल बी पेबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द डेट agreed upon between the landlord and tenant or where any petition is filed in rent tribunal from the date of filing of such petition। क्या बोल रहा है,
सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में जिस तरीके से रेंट रिवाइज हो रहा है उसी हिसाब से पे किया जाएगा। कब? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, कमेंसमेंट के बाद से उसी हिसाब से रेंट पेबल होगा। अगर किसी भी तरह का जो पिटीशन चल रही है रेंट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, जिस दिन पिटीशन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच पिटीशन, ठीक है, अगर किसी भी तरह की पिटीशन चल रही तो उस पिटीशन वाले दिन से माना जाएगा कि वो रेंट रिवाइज हुआ है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। सबसे सेक्शन 4 देखते हैं, रिवीजन ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसी। अब न्यू टेनेंसीज जो बनेंगी एक्ट के आने के बाद, ठीक है, ये एक्ट आया है, इस एक्ट के बाद कैसे उनका रिवीजन रेंट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कंट्री द रेंट ऑफ द प्रीमाइजेस लेट आउट आफ्टर द कमेंसमेंट after the commencement of this act shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum, and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years. Such rent shall further be liable to be increased at the similar rate and merged in similar manner till the tenancy subsists. वही सेम चीज़ बोल रहा है, ठीक है, 5% के हिसाब से बढ़ेगा, आफ्टर 10 ईयर्स वो रेंट मर्ज हो जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा। सेक्शन 7 न्यू टेनेंसीज के रिस्पेक्ट में रेंट के रिवीजन की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग टेनेंसीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। ठीक है, सेक्शन पूछा था। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 देखिए क्या रहा है, एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 5% पर एनम शैल बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट। क्या बोला, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने क्या कहते हैं एग्रीमेंट किसी तरह का कर लिया कि नहीं हमको 6% पर एनम के हिसाब से जो रेंट है वो इंक्रीज होगा, तो वो वॉइड होगा। कितना? शैल बी वाइड टू दैट एक्सटेंट, यानी कितना, सिर्फ 5% तक ही माना जाएगा, 6% वाइड होगा। ठीक है, यानी जो 1% ज़्यादा बढ़ा होगा वो वाइड होगा, खाली 5% तक ही माना जाएगा रेंट इंक्रीज। ठीक है, चैप्टर 2 क्या बोल रहा है, टेनेंसी, इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं। ये बात किसकी करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करता है। ठीक है, मतलब कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, अपने प्रीमाइजर्स को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देना चाहता है तो कितने लिमिटेड टाइम के लिए दे सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 8 लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। सबसेक्शन 1 अ लैंडलॉर्ड में लेट आउट द प्रीमाइजेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 ईयर्स। देखिए कौन सी प्रीमाइजेस को लेट आउट कर सकता है, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल प्रीमाइजेस को लेट आउट कर सकता है। लिमिटेड पीरियड क्या होगा, सिर्फ 3 ईयर, 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, इन सच केसेस द लैंडलॉर्ड एंड द प्रपोज्ड टेनेंट shall submit a joint petition before the rent tribunal for permission to enter into the limited period tenancy and for the grant of certificate for recovery of possession। अब किसी को लेना है कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी लेना है तो क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही जॉइंट पिटीशन लाएंगे, किसके कहाँ पर, रेंट ट्रिब्यूनल के पास में एक जॉइंट पिटीशन लाएंगे कि मुझे क्या कहते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी को ज्वाइन करने दीजिए। ठीक है, तो वहाँ से रेंट ट्रिब्यूनल से उन्हें एक ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। जॉइंट पिटीशन जाएगी कहाँ, रेंट ट्रिब्यूनल में, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली and issue certificate for recovery of possession of such premises executable on expiry of the period mentioned in the certificate. However, such permission shall not be granted for more than 3 times for his same premises, for the same premises। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 3, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली, मतलब जैसे ही जॉइंट पिटीशन आएगी, बात सुनिए, तुरंत ही परमिशन दे दी जाएगी। एंड सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, कौन सा सर्टिफिकेट, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, for recovery of possession of such premises executable on expiry of the period mentioned in certificate। ठीक है, however such permission shall not be granted for more than 3 times for the same premises। यानी एक ही premises के लिए कितनी बार, मैक्सिमम 3 टाइम के लिए ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है, ये बता रहा है। provided that the certificate for recovery of possession issued in this section shall lapse if petition for execution thereof has not been filed before the tribunal within 6 months from the date of such certificate becomes executable। प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोविजो बोल रहा है कि जो सर्टिफिकेट है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए, ठीक है, इस सेक्शन में इशू किया जाएगा, shall lapse if petition for execution thereof has not been filed before the tribunal within 6 months
फ्रॉम द डेट ऑफ सच सर्टिफिकेट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मल सी बात है। जब भी जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उसके एग्जीक्यूट होने पर, ठीक है, जो सर्टिफिकेट रिकवरी पोजीशन है इशूड होगा इस सेक्शन में, वो लैप्स कर जाएगा, उसकी जो वो रिकवरी ऑफ पोजीशन जो है सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा अगर जॉइंट पिटीशन नहीं लाई जाएगी। कितने दिनों के भीतर? 6 महीने के, 6 महीने के अंदर में रेंट ट्रिब्यूनल के पास जॉइंट पिटीशन पहुंच जानी चाहिए अगर वो रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, ठीक है, तभी वो एग्जीक्यूट कर हो पाएगा सर्टिफिकेट। नॉर्मल सी बात, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉइंट पिटीशन आएगी 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, बस इतनी सी बात बोली गई है। सेक्शन 9 क्या बोल रहा है? एविक्शन ऑफ टीनेंट्स। ये बता रहा है कि किन किन ग्राउंड्स पर क्या कहते हैं एविक्शन हो सकता है, ठीक है, किन किन ग्राउंड्स पे एविक्शन हो सकता है ये बात बता रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और द कॉन्ट्रैक्ट बट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ऑर्डर एविक्शन ऑफ टीनेंट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। इसमें क्या बोल रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन्ड इन एनी, किसी भी लॉ में कुछ भी दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी दिया हो, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल जो है कुछ कंडीशंस, सेटिस्फाइड कंडीशंस होगी उसके सामने, तभी वो टेनेंट को एविक्ट करने का ऑर्डर देगा, ठीक है। जैसे ये देता है टीनेंट हैज़ नीदर पेड नॉर टेंडर द अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू फ्रॉम हिम फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है, 4 महीने तक उसने किराया नहीं दिया, ठीक है, तो भी एक एविक्शन का ग्राउंड बनता है, ठीक है। जो मेन मेन ग्राउंड्स हैं आप उसको देख लीजिए। क्लॉज बी में क्या बोल रहा है? सब्सटेंशियल डैमेज प्रेमाइजेज में किसी तरह का डैमेज कर दिया है। क्लॉज सी बोलता है बिना रिटर्न परमिशन के द लैंडलॉर्ड मेड द परमिटेड टू मेक कंस्ट्रक्शन, बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन से, रिटर्न परमिशन, विदाउट रिटर्न परमिशन, ठीक है, जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ ताड़ दिया या उसमें कुछ जोड़ जाड़ दिया, ठीक है, एक मंजिला तो 2 मंजिला खड़ा करने लगा, ठीक है, तब द टीनेंट हैज़ क्रिएटेड ए न्यूसेंस, की तरह का न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या बिना परमिशन के लैंडलॉर्ड के सबलेट कर दिया, दूसरा नया किराएदार रख लिया, ठीक है। या तो क्लॉज एफ क्या बोल रहा है? टीनेंट ने क्या कहते हैं हैज़ रेनाउंस द कैरेक्टर, जो लैंडलॉर्ड था उसे बोला कि हमारा लैंडलॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। क्लॉज जी क्या बोलता है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया गया था लेकिन कॉमर्शियल यूज़ करने लगा उसका, ठीक है, ये बोला। प्रोविजो ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड एज वेयर द डिग्री और एविक्शन फॉर एनी प्रेमाइजेस सॉल्ड लैंडलॉर्ड अंडर क्लॉज 1 he shall be prohibited from letting out the same for any other person within a period of 3 years, and in case premises let out, the tenant shall be entitled for restoration of possession on a petition moved by him before the rent tribunal, and the rent tribunal shall dispose of such petition expeditiously, and the procedure as laid down in section 16 shall mutatis mutandis apply, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात बोल रहा है कि रीजनेबली बोनाफाइड चाहिए था, लैंडलॉर्ड को चाहिए था रीजनेबली बोनाफाइड कि हमको वापस कर दो, ठीक है, लेकिन अगर 3 साल के भीतर में वो लेट आउट, अब वो उसको ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड था, ठीक है, अगर उसने अपने रीजनेबल बोनाफाइड पर्पस की वजह से टेनेंट से मांग लिया वो, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड जो है, अब 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं कर पाएगा। शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, बस इतनी सी बात। अगर इस तरीके का कोई मामला है, टीनेंट बताता नहीं उन्होंने तो ये उनके बोनाफाइड पर्पस के लिए यूज़ ही नहीं करना था उन्हें, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, ठीक है, पिटीशन लेकर के सीधी की बात बोल रहा है। जे में क्या ग्राउंड है? बिल्ड और एक्वायर्ड वैकेंट पोजीशन, ठीक है, द टीनेंट हैज़ बिल्ट और एक्वायर्ड वैकेंट पोजीशन, किसी तरह का वैकेंट पोजीशन था या उस पर कुछ बना दिया, ठीक है। क्लॉज के बोल रहा है? द प्रीमाइजेस हैव नॉट बीन यूज विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर द पर्पस ऑफ विच दे आर लेट आउट कॉन्टिन्यूसली पीरियड फॉर 6 मंथ्स, जिस दिन रेंट पे लिया तो उससे 6 महीने तक उसका कोई वो रीजनेबल यूज़ ही नहीं कर रहा, आया ही नहीं, एक तरीके से समझो, ठीक है। क्लॉज एल के बोलते हैं लैंडलॉर्ड हैज़ बीन रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अवेट द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रेमाइजेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी तरह की अथॉरिटी है, ठीक है,
उसके लॉ उसने ऐसा बनाया है कि वो जो प्रीमाइजेस था उसकी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं, टीनेंट को हटाया जा सकता है। सिंपल सी बात ये है। क्लॉज एम क्या बोल रहा है कि किसी तरह का वो बिल्डिंग में वर्क कराना है, ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम आएगी नहीं, उसको थोड़ा इस तरीके से बनवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारे ग्राउंड आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, सेक्शन 10 क्या बोला है, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। लैंडलॉर्ड के राइट क्या है कि वो इमीडिएट पोजीशन एक्वायर कर सकता है, ठीक है। वही सेम सी बात है, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, अ लैंडलॉर्ड शैल ऑन द पिटिशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ इन द रेंट कंट्रोल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन फॉर अ रेजिडेंशियल ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। क्या बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड इमीडिएट रिकवरी तभी कर सकता है कि रेंट ट्रिब्यूनल में वो एक पिटीशन लेकर के जाए, लेकिन किस तरह की प्रेमाइजेस के लिए, रेजिडेंशियल प्रेमाइजेस के लिए, कॉमर्शियल प्रेमाइजेस के लिए नहीं मिलेगा। क्लॉज है, किसी तरह आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, ठीक है, तो पिटीशन अब उसको चाहिए, तो पिटीशन इज़ फाइल्ड विद इन 1 ईयर प्रायर और टू सब्सिक्वेंट ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर होगा उससे 1 साल पहले और सब्सिक्वेंट ऑफ द डेट ऑफ रिक्वायरमेंट, या 1 साल बाद तक, ठीक है, मतलब 1 साल पहले तक। फिर क्लॉज भी क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, हैज़ बिकम अ सीनियर सिटीजन एंड फाइल्स द फर्स्ट पिटीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट द प्रेमाइसेस, ठीक है, 3 साल तक किसी बिल्डिंग को उसने प्रेमाइसेस को लेट आउट किया था, लेकिन अब वो सीनियर हो गया, तो वहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है। इन रेफरेंस में किस तरह का लाएगा पिटीशन, रेंट ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन लाएगा रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए, ABC, इतना ध्यान। क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज अ डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जो डिपेंड होगा, हु वॉज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म फोर्सेस, यानी कोई ए था, ए के जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो आर्म फोर्सेस में है, ठीक है, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में ये बोल रहा है। क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, क्लॉज 3 बोल आफ्टर द डेथ ऑफ लैंडलॉर्ड हिज विडो शेल, उसकी विडो को चाहिए, ठीक है, तो पिटीशन ला सकती है। ये बस ध्यान रखिए 1 ईयर, विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड की जब डेथ हुई है, ठीक है, उस विडो ला सकती है 1 साल के भीतर तक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाँ, इस सेक्शन के हिसाब से जो लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है, ओनर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, लैंडलॉर्ड शैल मीन द ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस, ओनर ही लेकर के आएगा, ठीक है। डेफिनेशन में जैसा दिया था वो वाला नहीं, लैंडलॉर्ड कोई भी हो सकता है, ट्रस्टी, एजेंट, ठीक है, यहाँ पे शैल मीन द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 किस चीज़ की बात करता है, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टीनेंट एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ, किसी भी टीनेंट को है उसको इलीगली एविक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो वो पोजीशन अपना कैसे रिस्टोर करेगा, ये चैप्टर 4 बताता है, ठीक है। सेक्शन 11 रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस टीनेंट, टीनेंट को डिस्पोजेस कर दिया था, इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया था, ठीक है, तो वो रिस्टोर कराना चाहता है। इफ़ एनी टीनेंट इज डिस्पोजेस्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइसेस विदाउट हिज consent otherwise than by due process of law, he may within 30 days from the date of knowledge of such disposition file a petition before the rent tribunal for restoration of possession thereof, ठीक है। जब भी उसको नॉलेज होगी डिस्पोजिशन की कि हमारा सामान हमको निकाल दिया गया, तो 30 दिनों के विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, कहाँ पे पिटीशन लेके आएगा, रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन लेके आएगा, ठीक है। सेक्शन 12 क्या बताता है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा रिकवरी का, यानी सेक्शन 11 का क्या प्रोसीजर है वो सेक्शन 12 बता रहा है, ठीक है। पिटीशन आएगी रेंट ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल कैसे कैसे क्या करेंगे वो चीज़ें बता रखी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि 1 साल के वो मतलब 30 दिन के भीतर में पिटीशन आएगी, इतना ध्यान रखिए।
और ये भी ध्यान रखिए, द पिटीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड। यानी सेक्शन 11 की जो टीनेंट है उसको डिस्पोजेस कर दिया गया लीगली, वो 30 दिन के भीतर में अपनी पिटीशन रेंट ट्रिब्यूनल के पास लाएगा, और रेंट ट्रिब्यूनल उस पिटीशन को कब तक डिस्पोज ऑफ कर देगा, 90 दिनों में डिस्पोज ऑफ कर देगा। कब से? सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जैसे नोटिस होगी उससे 90 दिनों के भीतर में उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा। ठीक है, चैप्टर 5 क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट एंड एविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, चैप्टर 5 क्या बताता है कि भाई किस तरीके से ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। ठीक है, एविक्शन, अपील, एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसीजर है वो बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल कैसे में कौन कौन होगा। ठीक है, सेक्शन 13 के साथ में सेक्शन 18 भी पढ़ लीजिए, जुडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सब सेक्शन में द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सच नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एट सच प्लेसेस एज में डीम नेसेसरी बाइड बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर करके जितने भी ट्रिब्यूनल चाहे रेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है। सब सेक्शन 2 वेयर 2 और मोर रेंट ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी एरिया द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम। सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 क्या बोला, अ रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली, सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा रेंट ट्रिब्यूनल में, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू द अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी रेंट ट्रिब्यूनल में। अब कौन होगा, सब सेक्शन 4 बताया, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल unless he is a member of the Rajasthan Judicial Services not below the rank of civil judge senior division। यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा रेंट ट्रिब्यूनल का वो सीनियर डिवीजन सिविल जज होगा। ठीक है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का, इतना ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 14 में प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट बताया है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 7, सेक्शन 7 में था ना, रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वो न्यू टेनेंसीज, उसका प्रोसीजर है। ठीक है, सेक्शन 14 उसके साथ में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखिए, सेक्शन 14 की जो पिटीशन आएगी वो कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ होगी। ठीक है, देखिए लैंडलॉर्ड में सीक रिवीजन ऑफ रेंट 6 और 7 में जो भी पिटीशन आएगी प्रोसीजर उसका कैसा रहेगा वो, इसका ये ध्यान रखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, द पिटीशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टीनेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद सेक्शन 15 के प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टीनेंट। ठीक है, टीनेंट के एविक्शन का प्रोसीजर क्या है वो बता रहा है। ठीक है, ये खाली आप सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन पूछा जाता है, कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी पिटीशन, ये भी ध्यान रखिएगा। सेक्शन 15 की जो पिटीशन है, द पिटीशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 240 डेज, 240 दिनों में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। कब, नोटिस ऑन द टीनेंट, टीनेंट को नोटिस देने से 240 दिनों के भीतर में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो सेक्शन 16 बोल रहे हैं, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, जहाँ पे इमीडिएट पोजीशन चाहिए था लैंडलॉर्ड को, कौन से सेक्शन में इमीडिएट पोजीशन चाहिए था, बताइए, सेक्शन 10 था। ठीक है, सेक्शन 10 में, इसके साथ में आगे आप लोग लिख लीजिए सेक्शन 10+। ठीक है, सेक्शन 10 में जो इमीडिएट पोजीशन चाहिए था रिकवरी को, उसका क्या प्रोसीजर वो बता रहा है। ठीक है, हाँ, सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 18 जुडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन क्या होगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in the areas to which the act extend only the rent tribunal and no civil court shall have jurisdiction to hear and decide the petitions relating to the dispute between the landlord and tenant and matters connected therewith and ancillary thereto। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास इसका जुरिडिक्शन होगा, कोई भी सिविल कोर्ट ये जुरिडिक्शन नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। सेक्शन 18 ये पूछा जाता है हेडिंग।
इसके बाद है सेक्शन 19 क्या बोला, एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होगा, अपील कैसे होगी, लिमिटेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि जो एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल होगा उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, राजस्थान हायर जुडिशल सर्विसेज का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जिसके पास तकरीबन मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सब सेक्शन 6 इम्पोर्टेंट, फ्रॉम एवरी फाइनल ऑर्डर passed by the rent tribunal and appeal shall lie to the appellate rent tribunal। यानी रेंट ट्रिब्यूनल की जो अपील कहाँ जाएगी, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगी, विद इन अ लोकल लिमिट्स ऑफ हुज jurisdiction the premises is situated, and such an appeal shall be filed within a period of 60 days। यानी अपील कितने दिनों में फाइल होगी, 60 दिनों में, 60 दिनों फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ सच फाइनल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील कितने दिनों में आ जाएगी, 60 दिनों के भीतर। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल देयर आफ्टर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन 45 days फ्रॉम the date of service of notice of appeal on the respondent, and the appeal shall be disposed of within a period of 180 days from the date of service of notice of appeal on the respondent। ये important है। ठीक है, सब सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। इसके बाद हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए। द डिसीजन ऑफ द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल, नो फर्दर अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट इट्स ऑर्डर। ठीक है, जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर होगा अपील नहीं होगी, रिवीजन भी नहीं होगा, ये बोल रहा है। नो फर्दर अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट इट्स ऑर्डर। ठीक है, सेक्शन 19A ये 2017 के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड एरियर्स देयर ऑफ ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन ऑफ अपील। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि जो पेमेंट है, रेंट का जो पेमेंट है, एरियर्स है, ठीक है, पिटीशन पेंडेंसी में तो भी कर सकती है, अपील चल रही है तब भी किया जा सकता है। ठीक है, खाली ये पूछते हैं, सेक्शन याद रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 20 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, किस तरीके से जो ऑर्डर्स रेंट ट्रिब्यूनल देगा उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको पढ़िए सेक्शन 20। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 21 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। मैं वो जो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 21 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। Subsection 1 in every case before the rent tribunal and appellate rent tribunal the evidence of a witness shall be given by affidavit। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, सबसेक्शन 3 द रेंट ट्रिब्यूनल एंड द appellate rent tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the code of civil procedure but shall be guided by principle of natural justice and subject to other provisions of this act and rules। सबसेक्शन 3 ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाउंड नहीं है सीपीसी फॉलो करने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जो भी उसे नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सही लगता है उस हिसाब से एनफोर्स करेगी अपनी प्रोसीडिंग्स को। सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयर ऑफ इन राइटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 4। ठीक है, एडजर्नमेंट नहीं होगा विदाउट रिटन एप्लीकेशन के, और रीजंस भी लिखने होंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 21A क्या बोल रहा है, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट अथॉरिटी। ठीक है, रेंट अथॉरिटी के पास क्या प्रोसीजर होगा, उस क्या पावर है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। रेंट अथॉरिटी 2017 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद 22A यही मैं बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी चैप्टर 5A है, ये 2017 के अमेंडमेंट से आया है। The state government may appoint by notification in the official gazette officers of Rajasthan Administrative Services RAS, यानी एग्जीक्यूटिव सर्विस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, एज द रेंट अथॉरिटी फॉर द jurisdictional area for every rent tribunal to perform functions and exercise powers in the matters specified under section 22B D F G 23-24 of this act। ठीक है,
इन सेक्शंस के तहत, ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, यानी एज यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीओ, ठीक है, वो पावर अपनी एक्सरसाइज करेंगे। सब सेक्शन 2, द अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी शैल लाई टू द रेंट ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी पहले रेंट अथॉरिटी इन सेक्शंस में सुन रही है, उसकी अपील कौन सुन रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल। और रेंट ट्रिब्यूनल की अपील कौन सुनेगा? एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, सेक्शन 22D, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो मतलब किस रेंट का रिवीजन किस हिसाब से होता है, मतलब ऐसे कुछ परिस्थितियों में। ठीक है, सेक्शन 22D, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हाँ, सेक्शन 22 कैपिटल एफ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको जनरली पगड़ी बोलते हैं आजकल, मतलब एडवांस में पैसा ले लेते हैं, उसकी बात बोला गया। सब सेक्शन 1, सेव एज एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी इट शैल बी लॉफुल फॉर द लैंडलॉर्ड टू चार्ज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल टू 1 मंथ रेंट। ठीक है, सेव एज एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो उस वो अगर नहीं है, ठीक है, उसको सेव करते हुए, ठीक है, लॉफुल क्या होगा? एक लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में, लैंडलॉर्ड जो है 1 महीने का, तकरीबन 1 महीने का रेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, ये पूछा जाता है 1 मंथ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 23, लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टीनेंट। ठीक है, टीनेंट जो भी एमिनिटीज एंजॉय करता है, कर रहा है, ठीक है, लैंडलॉर्ड उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी पिटीशन है, अगर कुछ मामला हो जाएगा तो ये इस सेक्शन में दिया है। खाली इतना ध्यान रखिए, सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सेक्शन। ड्यूटीज़ ऑफ टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड, ये भी पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चैप्टर 7 आता है 25, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइजेस। लैंडलॉर्ड है, अपने प्रीमाइजेस को देख सकता है कि टीनेंट सही से यूज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं तोड़ ताड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, लेकिन यहाँ पे भी लैंडलॉर्ड को टीनेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, उस हिसाब से सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन 25, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइजेस। द लैंडलॉर्ड शैल हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइजेस लेट आउट बाय हिम एट डे टाइम, मतलब दिन में देख सकता है, आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 7 डेज टू द टीनेंट। मतलब टीनेंट को 7 दिन पहले बताना होगा कि हम चेकिंग करने आएंगे, देखें मेरा घर सही है कि नहीं, लेकिन दिन में ही आएगा। However, such inspection shall not be carried out by the landlord more than once in 3 months। लेकिन वो 3 महीने में एक ही बार इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, यानी साल भर में कितनी बार कर सकता है? साल भर में 4 बार कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसे टीनेंट को नोटिस देनी होगी 7 दिन पहले, प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 7 डेज टू द टीनेंट। ठीक है, सेक्शन पूछा जाता है, सेक्शन ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, ये पूछ लिया था सेक्शन 26, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू द पब्लिक सर्वेंट एंड देयर कंट्रोल। जो भी मेंबर स्टाफ होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू द पिटिशंस, एप्लीकेशन, अपील्स और अदर प्रोसीडिंग फाइल्ड। मतलब रेंट ट्रिब्यूनल, एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल पे लिमिटेशन एक्ट भी इस एक्ट पे लगता है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, और तो कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। ठीक है, आपको इस एक्ट में बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चंस सेक्शंस नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन वाइज ही, ठीक है, पूछा जाता है। रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, कहाँ सेक्शंस
कौन से सेक्शन है, ठीक है। थैंक यू।